हाय फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस की कंटिन्यूशन में ये मेरी सेकंड वीडियो है एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू हाउ टू रीड बेरेक्ट्स। देखिए, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं या फिर जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं, उन सब के लिए एक डाउट होता है कि हमें बेरेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। तो बेरेक्ट्स हमारे पास होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे हम एक बात कह सकते हैं कि हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कि हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सिमिलरली हम उसको इंटरप्रेट करके लॉ में यूज़ कर सकते हैं दैट द बेरेक्ट इज़ द की ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन इवन ऑल्सो द इंटरव्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें बेरेक्ट्स कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसको क्या क्या चीज़ में इंपॉर्टेंट है जो हमें फोकस करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं बेरेक्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेरेक्ट का जो बेरेक्ट है उसका पूरा नाम क्या है, उसका एक्ट नंबर क्या है, किस ईयर में आया, कितने इन्फोर्समेंट डेट उसकी क्या है, और इवन कि आपको ये भी उसके बारे में पता होना चाहिए उस एक्ट का नेचर क्या है, कि वो सब्जेक्टिव लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजर लॉ है या नहीं है, लैक्स लॉ की है, लैक्स 4 ही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जब हम बेरेक्ट को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस बेरेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितने उसमें सेक्शंस हैं और कितने उसमें पार्ट्स हैं, अगर पार्ट्स हैं तो। और हमें चैप्टर्स जो याद करने हैं वो चैप्टर्स विद सेक्शंस याद करने की। फॉर एग्जांपल कि चैप्टर वन जो हम उसको याद करेंगे, चैप्टर वन इस सेक्शन से इस सेक्शन तक डील करता है। तो उसमें हमें ये उसका बेनिफिट हमें मिलेगा अपने प्री एग्जाम में, जब वहाँ पे हमारे सामने सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और हो सकता है वहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे उस पार्ट से रिलेटेड हो जो हमें पता है और 2 क्वेश्चन दूसरे पार्ट से रिलेटेड हो, तो हम वहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए उसे बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमें इंडेक्स पूरा क्लियर होना चाहिए इसी बेसिस पर कि हमें उसका पूरा चैप्टराइज पता हो कि चैप्टर कितने कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, सारे सेक्शन हमें पता होना चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए। फिर उसमें सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सजेस्ट किया था, और इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि हमें सेक्शंस, एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेकर हमें कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। अब उसके बाद आती है कि हमें सेक्शंस हमें पता हो गया, हमने सारा चीज़ हमने पढ़ लिया, हमने इंडेक्स उसको पढ़ लिया। फिर आता है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा कि भैया इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक्ट का एक डेफिनेशन क्लॉज होता है, हमें उस डेफिनेशन क्लॉज को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम बार बार आगे बेरेक्ट में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखते हैं तो अपना बेरेक्ट है हमारा, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब हम 4 पार्ट में से डिवाइड करते हैं कि उसमें बेरेक्ट में सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी होते हैं। तो इन 4 पार्टों में हम अपने एक प्रोविजन के लिए क्लासिफाई कर लेते हैं, करते हैं वो, और उसी कंसिडरेशन में वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमें सेक्शन के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब हम इंडेक्स तैयार कर रहे होंगे तो कोई भी चैप्टर अगर अमेंड हुआ है तो वो कब अमेंड हुआ, किस अमेंडमेंट से, और उसकी इन्फोर्समेंट ईयर क्या थी। कोई सेक्शन आया है तो उसकी इंस्टीट्यूशन डेट क्या थी, इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, किस अमेंडमेंट एक्ट से आया। रिसेंटली एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है तो हमें अमेंडमेंट और रिपील्ड वालों पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमें कि अब हम बेरेक्ट को पढ़े कैसे। जैसे कि मानो हमने कोई प्रोविजन बेरेक्ट उठाया इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया, डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया। अब उसके बाद आते हैं हमें प्रोविजन कैसे पढ़ना है। तो जब प्रोविजन की बात होती है तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हर प्रोविजन का एक की टर्म पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 को देखो, उसमें हम सेम ट्रांजैक्शन टर्म है उसको पकड़ सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई मार्क कर सकते हैं, या रेस जेस्टाई के तौर पर उसे हम याद कर सकते हैं। सेक्शन हम 32 में चले जाते हैं तो हम उसको डाइन डिक्लेरेशन के उस पर टर्म पे यूज कर सकते हैं, मतलब मेमोराइज कर सकते हैं कि डाइन, ऑल्दो डाइन डिक्लेरेशन 32 क्लॉज 1 में है स्पेसिफिकली, लेकिन हम 32 को रिमेंबर अपने मेमोराइज करने के लिए 32 को हम डाइन डिक्लेरेशन के तौर पर याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 27। सेक्शन 27 हमारा उसकी टैगलाइन जो हेडिंग है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसमें की टर्म निकाल लेते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स।
इंडियन एविडेंस एक्ट की बात चल रही है यहाँ पर, तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, उससे हमारा सेक्शन पूरा मेमोराइज हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में हमें क्या क्या चीज़ थी उसमें, क्या हमें उसमें पढ़ा था, कैसे हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं। और जैसे कि 154 का उसकी जो हेडिंग है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको एक की टर्म है हॉस्टाइल विटनेस, उससे हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के हर बेर एक्ट्स में की टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि हमें बेर एक्ट के प्रोविजंस को, स्पेशली इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हमने ये बेर एक्ट ये थोड़ा सेक्शन के ऊपर कर लिया, सब सेक्शन, एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन ये सिमिलरली उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि कोई एक प्रोविजन उसमें होता है। ठीक है, हमें ये नहीं करना कि नहीं हमने मेन प्रोविजन पढ़ लिया, सेक्शन छोड़ दिया, एक्सेप्शन छोड़ दिया, एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट सेक्शन का तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको हमें पढ़ना है, क्योंकि कई बार प्री में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन से बन जाते हैं और बाकी नहीं बनते कहीं से। तो जब हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास की टर्म्स हो जाते हैं बेर एक्ट में प्रोविजंस के, तो हमें उन्हें याद करने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर उसके बाद आता हमें ये देखना है कि हमारे बेर एक्ट में कोई नया सेक्शन तो ऐड नहीं हुआ, अगर ऐड हुआ है तो उसका अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ और कब उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, ये हमें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्री का पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है। तो हमें उसी के बेसिस पर ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे अमेंडेड सेक्शन है उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 और 2009 इन दोनों से बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं कुछ सेक्शंस, तो उन प्रोविजंस को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट जो हुआ है वो किस डेट में इन्फोर्समेंट हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, एक टिप, वो बात है कि जो हमारी बेर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हमेशा देखना है, जब आप किसी प्रोविजन को पढ़ेंगे, सबसेक्शन हो, एक्सप्लेनेशन हो या एक्सेप्शन हो, तो वहाँ पर कुछ कंजंक्शंस यूज होते हैं। तो हमें जहाँ भी कंजंक्शंस यूज हो रहे हैं ना, उन दोनों टर्म्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो हमें उस ए एंड बी वाले फ्रेज के लिए, उस पार्ट के लिए थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस उठते हैं वो वहीं से उठते हैं। उसको आप ध्यान देखिएगा, एंड के मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है, इधर क्या है और उधर क्या है, दोनों को देख लीजिएगा। दो चीज डिफरेंट है तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपका सवाल वहां से बन जाए और आप उसमें फंस जाए, तो आपको वो क्लियर ना हो। दूसरी चीज है कि प्रोविजन में हमेशा सेल, मे और मस्ट यूज होते हैं। आपने हमेशा देखा होगा लॉ की लैंग्वेज में सेल और मे तो जनरली यूज होते हैं और मस्ट बहुत रेयरली यूज होता है। जैसे कि हम देखते हैं उसमें जो हमारा मस्ट यूज होता है, सेल यूज होता है, मे यूज होता है, तो हम उसमें जब अपनी बात आती, तो हमारा जो ये टर्म्स जो मैंने बताया अभी, शेल, मे और मस्ट, जनरली तो सेल और मे आपने देखा होगा, लेकिन मस्ट भी कई बार यूज होता हुआ आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पर आपको देखोगे एक्सेप्टेंस मस्ट, तो वहां आपको मिल जाता है। ये प्री का एक बार क्वेश्चन आया हुआ था एक एग्जाम में, जहां पर कि ज्यादातर लोग सेल या मे में ही प्रिज्यूम करेंगे, लेकिन वहां वो मस्ट का टर्म यूज होता है। तो पूरे प्रोविजन में जहां भी शेल, मस्ट और मे वर्ड यूज हुआ हो, तो उसके आगे का जो सेंटेंस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देख लीजिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस अगर बेर एक्ट प्रोविजन से बन रहे हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस इनमें से भी बनते हैं। स्पेशली आप डीजीएस के एग्जाम को उठाकर देखिए, उसमें क्वेश्चंस शेल, मे, मस्ट उनके बाद वाले पोर्शन से बनते हैं, वहां हम फंस जाते हैं। वो हमें बेर एक्ट का पूरा प्रोविजन क्लियर होता है, लेकिन हम उन टर्म्स पे अटक जाते हैं, वो टर्म्स हमको उनको फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि जब हम बेर एक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमने बेर एक्ट के टेक्स्ट को आराम से पढ़ लिया, उसको हमने इंटरप्रेट भी कर लिया और हमें ये भी पता लग गया उसके की टर्म्स क्या हैं, हमने उसको मेमोराइज करने में आसानी हो गई। लेकिन एक चीज़ और, साथ साथ में आपको एक और काम उसमें आसान अपना कर सकते हैं कि जितने भी आपके प्रोविजंस आप पढ़ रहे हैं, उन प्रोविजंस में अगर आपको एक ऑथेंटिक एक बुक रेफर कीजिएगा, कोई भी अगर एक ऑथेंटिक बुक आप रेफर कर रहे हैं और आपको पता है उसका लीडिंग केस या लैंडमार्क केस ये है, तो आप उस सेक्शन के नीचे एक पॉइंट में उसको केस को नाम लिख सकते हैं, बस ओनली नेम। जैसे सेक्शन आप कोई एक सेक्शन उठा लीजिए और उस सेक्शन में नीचे जाके आप केस का नाम लिख देते, जैसे कि ये सेक्शन 6 ये केस है उसका,
तो उसमें आपको केस का फैक्ट, डिसीजन ये लिखने की जरूरत नहीं है, केस का नाम। कोई कभी कभी प्री एग्जाम में क्या होता है कि विच, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि विच केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 6, विच केस इज रिलेटेड टू सेक्शन 32, ये डाइन डिक्लेरेशन, और उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 केस लॉ होते हैं। तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी अगर आपका केस लॉ जो इंपॉर्टेंट और लीडिंग और लैंडमार्क केसेस हैं जो आपके बेर एक्ट के प्रोविजन के नीचे ही साथ साथ लिखे हुए होंगे, उससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा उसमें करते हैं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे बेर एक्ट में रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, हमें उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। हमें उसमें ये देखना है कि रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है तो किस किस प्रोविजन में हुआ है। हमें वो सारे प्रोविजन के चार्ट बना के तैयार कर लेना है कि हाँ 2018 में इंडियन इमिग्रेशन एक्ट में या आईपीसी में अमेंडमेंट हुआ और वो अमेंडमेंट इन इन प्रोविजंस में हुआ है, वो अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है और कितने सेक्शंस में अमेंडमेंट हुआ है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और रिसेंट केसेस पे आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। ठीक है, बस मेरा इतना ही कहना था कि बेर एक्ट को पढ़ने के लिए आप इन सारी चीजों को फॉलो करिए, आपको बेर एक्ट आराम से समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बेर एक्ट एक बार में समझ में, फ्रेशर्स को तो स्पेशली नहीं आएगा, तो आप उससे बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं, आप उसको बार बार रीडिंग करें। बार बार रीडिंग से आप उसकी लैंग्वेज को आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं और जिसकी वजह से वो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया की टर्म, आप अगर वो की टर्म आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो आपको प्रोविजन खुद पे खुद मेमोराइज हो जाएंगे और आपको तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपनी कंटिन्यू करूंगा। सो थैंक्स।